बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज हम चैप्टर नंबर 22 का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंट ट्रेड्स की बात की थी। आज हम कुछ ऐसे ट्रेड्स की बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक हमारी उम्र के साथ है, और इस पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में जो एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, दैट इज नन अदर than one of the very famous and notorious disease that is called as diabetes mellitus. What is diabetes mellitus? What can be its consequences? And why we should study it? We have to jump to the whiteboard. Yes, my dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं diabetes mellitus and we will try to hunt out its genetic basis. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इसका मीनिंग। तो यू नो वेरी वेल, डायबिटीज का मतलब होता है अ साइफन, मीन दैट अलाउ टू पास, राइट। आप इसे आम जुबान में यूरिन भी कह सकते हैं। और मिलाइटिस का मतलब होता है हनी, मीन शहद। इस पर्टिकुलर डिजीज को ये नाम देने की वजह क्या थी? देयर वॉज अ साइंटिस्ट, हिज नेम वॉज वॉन मेरिंग। ही हैड अ डॉग, यू नो, उसका एक डॉग था, बड़ा हट्टा कट्टा, लंबा ऊंचा चौड़ा। लेकिन न जाने उसे अचानक क्या हुआ कि उसने आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बहुत तेजी से अपने वेट को लूज करना शुरू कर दिया, और अब वो बहुत सुस्त रहना शुरू हो गया। और अब वो जो उसने उसको अपना घर बना के दिया था वो उसमें से बाहर भी नहीं निकलता था। दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट वॉज वेरी वरीड कि आखिर ये मेरे इस डॉग को क्या हो गया। Then he went into you can say his area जहां वो रहता था, और उसने एक बड़ी स्ट्रेंज चीज नोटिस की। वो क्या कि इसके यूरिन के ऊपर बहुत सी चींटियां जो हैं वो आके जमा हैं और वो इसके यूरिन को पी रही। He began to think कि आखिर इसके यूरिन में पहले ऐसी क्या चीज नहीं थी जो अब है, और अब इसके ऊपर चींटियां फीड कर रही। You know, my dear students, what he did? He literally tasted the urine of the dog and he felt कि अब इसकी बॉडी में से ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर फ्लो कर रहा है। He uttered the name a siphon, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा एरिया जहां से बॉडी में स्टे करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बीइंग ग्लूकोज, इट इज बीइंग ड्रेन्ड आउट। तो उसने बोला डायबिटीज मीन यूरिन एंड मेलाइटस मीन्स हनी, यानी कि वो वाली शुगर जो इसकी बॉडी में रहनी चाहिए थी अब उसकी बॉडी में स्टे नहीं कर रही और उसके यूरिन में से बाहर आ रही है। तो उसे नाम रख दिया डायबिटीज मेलाइटस। सो व्हाट इज इट्स नेचर? रिसर्च के बाद जाहिर है ये तो वाली अली कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसकी बहुत ज़्यादा आगे रिसर्च हुई। आज भी परहैप्स इट इज एन ऑनगोइंग बैटल बिटवीन डायबिटीज मेलाइटस एंड द रिसर्चर्स, और शायद दुनिया में हर चौथा या पांचवा बंदा है वो इस वक्त डायबिटीज मेलाइटस का शिकार है। तो इट इज़ अ वेरी नोटोरियस डिसऑर्डर। नेचर की बात की जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक इनहेरिटेबल डिसऑर्डर है। इट इज एन इनहेरिटेबल डिसऑर्डर। जाहिर है अगर ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकता है तो हमारी साइंस ये बताती है कि या तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा और या फिर ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर होगा, मींस क्रोमोसोम एक्स या वाई पे पाया जाएगा। तो आंसर ये है कि ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली ससेप्टेबल टू दिस पर्टिकुलर डिजीज, राइट, बिकॉज कि ऑटोसोम वो क्रोमोसोम है जो मेल और फीमेल बिल्कुल एक जैसे होते हैं। व्हाट आर इट्स सिम्टम्स? सबसे पहली बात जो डायबिटीज के बारे में आपको नोटिस करनी चाहिए वो है सडन वेट लॉस, जो वॉन मेरिंग ने अपने डॉग में भी देखा था। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला सिम्टम है वो क्या है? वेट लॉस।
राइट। नंबर टू थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, particularly if you are an old person और you are a male, तो आप लोग आमतौर पे रात को उठ के पेशाब करते हो। आमतौर पे ऐसा होता है कि हम अगर पानी हमने नहीं पिया हुआ तो हम पूरी रात सोए रहते हैं बड़े आराम सुकून से, सुबह उठ के यूरिन पास करते हैं। लेकिन इन पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता, दे हैव टू पास यूरिन वंस और ट्वाइस, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। नंबर टू इज लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब होता है कमजोरी। इन ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा कमजोरी होती है। स्टिफनेस इन द बॉडी, बॉडी स्टिफनेस का शिकार हो जाती, राइट। एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज थर्स्ट। इनको काफी ज्यादा प्यास लगती है, जिससे हम बोलते हैं इनका मुंह खुश्क रहता है, राइट। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे डायबिटिक्स के अंदर में नजर आता है, जो आम तौर पे एक किस्म का साइन बन जाती है लोगों को बताने के लिए कि शायद आपको शुगर है, वो है डिलेड हीलिंग ऑफ द वुंड्स। डिलेड हीलिंग ऑफ द वुंड्स। आमतौर पे ऐसा होता है कि आप लोगों को अगर कोई जख्म हो जाता है तो वो जख्म अपने खास टाइम के अंदर भर जाता है, लेकिन अगर हम आपको एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं और आपकी हम ड्रेसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो जख्म है वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम फौरी तौर पे यही कहते हैं कि जाएं अपना शुगर लेवल चेक करवा के आएँ। तो आमतौर पे ऐसा ही होता है कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमें नोटिस करने को मिलती है वो होता है कार्बंकल। कार्बंकल क्या होता है? ये होता है शुगर का फोड़ा। यानी कि आप लोगों को आम फोड़े की निस्बत ये मुख्तलिफ मुंह वाला फोड़ा आप लोगों को नजर आता है और इसके नीचे एक काफी बड़ा लंप डेवलप हो जाता है। और अगर आप इसे कॉमन एंटीबायोटिक से ट्रीट करें तो ये एक ऐसा नामुराद बैक्टीरिया से ग्रो कर जाता है जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से किल भी नहीं होता। ये एक सिस्ट बना के रहता है और फिर इसका इलाज हमारे पास अल्टीमेटली ये होता है कि हम इस पर्टिकुलर रूटेड फोड़े को पूरे तरीके से अलॉन्ग विद द सिस्ट क्या करें, निकाल के बाहर फेंक दें। तो इस किस्म के फोड़े को हम लोग कार्बंकल बोलते हैं। ये तो थी थोड़ी सी बातें रिगार्डिंग द सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। लेकिन व्हाट कैन बी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट? ये तो हमने बोला कि सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर एक पर्सन जो है वो इन पर्टिकुलर यू कैन से अलार्मिंग सिम्टम्स को देखने के बावजूद अपना इलाज नहीं करता या वो इलाज में कोताही करता है, उसे ये पता है कि मीठा मेरे लिए जहर है और वो फिर मीठा खाता ही रहता है और उसकी ब्लड शुगर बढ़ती चली जाती है, तो व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है, नंबर वन इज हाई ब्लड प्रेशर। Number one is high blood pressure. Number two is renal failure. Right? Number three is retinal disorders. Number four is heart attack. And number five is effect on nervous system, particularly peripheral. Right? ब्लड प्रेशर हमारी शुगर से एसोसिएटेड है या शुगर ब्लड प्रेशर से एसोसिएटेड है, तो ये दोनों तालमेल के साथ साथ चलता रहता है। अगर हम रीनल फेलियर की बात करें तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये बात की थी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने के बाद हमारा फर्स्ट क्वाइल्ड पार्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज कि इसने सारी की सारी यूजफुल चीज़ों को एब्जॉर्ब करना था। और आपको याद होगा
कि वहाँ पे एटीपी का एक बहुत सेंट्रल रोल था। और शुगर के केस में हमारे पास जो चीज़ नहीं होती वो क्या है, एनर्जी। तो जब आप लोगों के सेल्स में एनर्जी नहीं बनेगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स में अगर एनर्जी नहीं होगी तो दे कैन नॉट कैरी आउट सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल थिंग्स, और आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं सेल्स की क्या स्टार्ट हो जाएगी, डेथ। और जब एनर्जी ना मिलने की वजह से सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाएगी तो इट कैन कॉज अ क्रॉनिक और एक्यूट रीनल फेलियर। फिर उसके बाद रेटिनल डिसऑर्डर्स। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप लोगों को डेफिनेटली नॉट ओनली उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है, उसके आप लोगों को रेनल फंक्शनल टेस्ट फाइंड ऑफ करवाने हैं, बल्कि आप लोगों को उसे फ्रीक्वेंटली नहीं तो टू ऑफ्टन किसके पास लेके जाना है, आई डॉक्टर के पास, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है। बिकॉज के उनके पीछे रेटिना के ऊपर बहुत सीवियर डिसऑर्डर्स आ सकते हैं जो उन्हें परमानेंट ब्लाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इमेजिन करें कि कितनी एक यू कैन से एक सीवियर डिजीज है जो हमारी आईज तक को ब्लाइंड कर सकती है। एंड देन यू नो आवर हार्ट इज अ पंप कैन नॉट परफॉर्म विदाउट एनर्जी। तो अगर आप लोगों के पास एनर्जी नहीं है तो आपके हार्ट मसल्स अपनी पूरी एफर्ट करके जब थक जाएंगे तो देन अ टाइम विल कम देन व्हेन दे विल से यू बाय बाय एंड दे विल रेस्ट इन पीस। तो हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह भी क्या है, एनर्जी का ना होना। एंड फाइनली हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो, उसके लिए बात को गौर से सुनिएगा, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अ पॉइजन, दे अंडरगो सेल्फ पॉइजनिंग। और जब हमारे पास सेल्फ पॉइजनिंग होगी तो आप लोगों के पेरिफेरल एरियाज के जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होगा, वो मरना शुरू हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो जब डायबिटिक न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है तो ये जो हमारे उंगलियों की पोर्स है, जिन्हें आम जबान में पंजाबी जिन्हें पोटे कहने हैं, राइट, दे बिगिन टू नम, वो नम होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो पाँव की हो या ये हो। प्लस अगर आप इनके ऊपर वाले एरियाज को देखेंगे तो आपके इन एरियाज में, बाजुओं और टांगों में, तो आप जो कपड़ा है उसका बॉडी से छूना भी बर्दाश्त नहीं करते, आपको कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाता है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो बहुत ख्याल रखें अपने उन बुजुर्गों का, अपने उन बच्चों का, अपने उन नौजवानों का, जवानों का कि जो डायबिटीज का शिकार हो गए हैं, बिकॉज इट्स मेंटेनेंस और इट्स मैनेजमेंट इज पॉसिबल बट डिलेड मैनेजमेंट मे कॉज वेरी लीथल इफेक्ट्स ऑन योर लव्ड वंस। टाइप सीखते हैं ऐसी कौन कौन सी होती हैं, वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी डायबिटीज की टाइप्स की। तो हमारे पास डायबिटीज की दो टाइप्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज कॉल्ड एज IDDM। IDDM। What do you mean by IDDM? It stands for insulin dependent, of course, diabetes mellitus or mellitus, whatever you want to utter, no problem at all. और दूसरी टाइप होती है that is called as NIDDM, mean to say non-insulin dependent diabetes mellitus। नेम इंडिकेट कर रहा है कि पहले वाले केस में इस पर्सन का पैंक्रियास इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा, राइट। जब वो इंसुलिन नहीं बनाएगा तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर डॉक्टर, तो आप अपने पेशेंट्स को एजुकेट करें कि इस वाले केस में इंसुलिन लगाने के अलावा हमारे पास कोई चारा है ही नहीं, बिकॉज कि हमारे पैंक्रियास की इंसुलिन बनाने की एबिलिटी ऑल टुगेदर खत्म हो गई, राइट। जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो जाहिर है मुझे इंसुलिन बाहर से ही एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। ये वाली टाइप ऑफ जो डायबिटीज मेलाइटस है,
ये बाय बर्थ होती है, इसीलिए हम इसे एक नाम और भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। जब हम पढ़ते हैं जुवेनाइल, इसका मतलब है बाय बर्थ। यूजुअली जो हमारे पास IDDM है, इसकी कॉज ये है कि दोनों पेरेंट्स डायबिटिक थे या उनके पेरेंट्स डायबिटिक थे। समझाते हैं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक कपल है, दैट इज कैपिटल डी स्मॉल डी, दैट इज कैपिटल डी स्मॉल डी। ये दोनों मियाँ बीवी कैसे हैं? नॉर्मल, बिकॉज कि कैपिटल डी इज देयर, this particular capital D is dictating small d, so small d will not allow these particular cells to not to produce insulin. लेकिन इमेजिन करें कि इनको कैपिटल स्मॉल डी या इनको स्मॉल डी, इस मोहतरम को स्मॉल डी या इस मोहतरमा को स्मॉल डी कहाँ से आया होगा? जाहिर है इसको अपने फादर या मदर से और इसको अपने फादर या मदर से। तो फिर क्या होगा कि 25% से ही पॉसिबिलिटी है कि ये वाला स्मॉल डी और ये वाला स्मॉल डी इकट्ठा हो जाएगा और इस कपल के यहाँ एक ऐसा बेबी प्रोड्यूस होगा जो बाय बर्थ डायबिटिक होगा, राइट? तो अगर बाय बर्थ डायबिटिक ऑर्गेनिज्म है तो दैट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। बात समझ आप लोगों को? अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस की बेसिस तो समझ आ गई मुझे कि इसकी वजह मेरे पास क्या है? पेरेंट्स हैं। अब देखते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस, पहले देखते हैं इसका काम क्या होता है। काम मेरे पास ये हमारे स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, कि ये मेरे पास एक पैंक्रियाज है, समथिंग लाइक इट। ये मेरे पास एक पैंक्रियाज, दैट इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, और इसमें यू नो कि मेरे पास दो किस्म के सेल्स होती हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन सेल्स, अदर वन आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन सेल्स और एंडोक्रीन सेल्स, दोनों वर्ड चलते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं, दोज आर लाइंग इनसाइड दीज, ये कहलाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बिकॉज इसे लैंगरहैंस ने डिस्कवर भी किया था। और इसके अंदर मेरे पास खास किस्म के सेल्स होते हैं, बोलते हैं क्या? बीटा सेल्स। एंड दीज पर्टिकुलर बीटा सेल्स आर एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन बनाते हैं, राइट? अब इंसुलिन जब नहीं बनेगी तो क्या होगा, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लुक एट दिस, कि ये आप लोगों के पास एक कैपिलरी पास हो रही है और इसके साइडों पे ये मेरे पास सेल्स हैं। कौन से हैं? नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं। ये मेरी आईज के सेल्स भी हो सकते हैं, मेरे किडनीज के भी, मेरे लिवर के भी, व्हाटएवर, नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं। ये डिफरेंट तरह के इसलिए बता रहा हूं ताकि हर तरह के सेल को रिप्रेजेंट कर सकता हो। इंसुलिन जहां के स्टूडेंट्स क्या करेगी कि वो इस पर्टिकुलर सेल की मेम्ब्रेन पे अपने आप को बाइंड करेगी, राइट? और बाइंड करने के बाद समझ लो, आसानी से बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, कि समझ लो इंसुलिन यहाँ पे वो वाले गेट्स खुलवा देगी कि जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर ब्लड में से ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाए, राइट? जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? जाहिर है आपने पढ़े लिखे बच्चे हैं, पता है आप लोगों को कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? हम ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे अप टू द लेवल ऑफ पायरुविक एसिड, प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस। फिर हम लिंक रिएक्शन करेंगे और लिंक रिएक्शन के रिजल्ट में हम प्रोड्यूस करेंगे क्या? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, और वो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट अब कहाँ चले जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे एनर्जी जनरेट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेल्स को इस काबिल करना चाहते हैं कि उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो फिर हमें ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डालना है। कहां से उठा के? ब्लड में से उठा के, राइट? मैंने ब्लड में से ग्लूकोज को उठा के सेल्स के अंदर डाल दिया। अगर डाल दिया है तो एनर्जी बनेगी, और मैंने अगर नहीं डाला तो फिर क्या होगा? मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज की थी, शायद आपको याद हो, दैट इज लेथार्जी, कमजोरी होगी। अब आपको समझ आई कि लेथार्जी की मेरे पास बेसिस क्या है? भाई ग्लूकोज मेरे सेल्स के अंदर जा ही नहीं रहा, राइट? जब वो नहीं जाएगा तो जाहिर एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। गॉट द पॉइंट?
लेकिन अगर मेरा ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा रहा तो इट विल बिगिन टू स्टे इन द ब्लड, तो ये मेरे ब्लड के अंदर ही रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता इस पेशेंट का BGL ब्लड ग्लूकोज लेवल इट बिगिंस टू इंक्रीज, या ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू कर देगा, ऐसा ऐसा बढ़ता रहेगा। आपको बताना है मुझे जरूरी कि 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्यूब से लेकर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्यूब तक इसकी वैल्यू रहनी चाहिए, राइट। अब अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 से ज्यादा रहता है तो इसका मतलब ये है कि यू आर अ पोटेंट विक्टिम ऑफ द डायबिटीज मेलिटस। अगर आप लोगों की वैल्यू 120 से बढ़ जाती है और 180 तक रहती है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपके किडनीज ने ग्लूकोज को ब्लड से बाहर जाने नहीं दिया, बिकॉज कि 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्यूब इज द रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ द किडनीज फॉर ग्लूकोज, रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ द किडनीज फॉर ग्लूकोज, यानी कि अगर ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू 180 मिलीग्राम पर DL से कम रहती है तो ग्लूकोज को किडनीज बाहर जाने नहीं देते, लेकिन चूंकि वो ब्लड में है तो हम इसे बोलते हैं ब्लड शुगर, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। लेकिन जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा चांस ये है कि ये वाला पेशेंट अब प्रॉपर डायबिटीज़ का शिकार भी हो सकता है, लेकिन जो ही वैल्यू हमारे पास क्या होती है 180 से ज़्यादा होती है, इट मे बी वही बात है 250, इट मे बी 350, इट मे बी 450 एंड सो ऑन व्हाटएवर। तो जो ही वैल्यू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्यूब से ज़्यादा होती है तो अब अपीयर होना शुरू हो जाती है क्या, ग्लूकोज इन द यूरिन, तो ब्लड शुगर चेंज हो जाती है इनटू यूरिन शुगर। ब्लड शुगर पहले होगी, यूरिन शुगर बाद में होगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर एक पर्सन अपने ग्लूकोज को मेटाबोलाइज ना कर सकता हो, उसकी वजह मैंने को बता दी है कि उसके पास इंसुलिन थी ही नहीं, ग्लूकोज सेल के अंदर गया ही नहीं, तो जाहिर है क्या होगी, उसको डायबिटीज मेलिटस हो जाएगी। गॉट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। एक मुहावरा आपने सुन रखा होगा, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, राइट, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि मेरे अपने पैंक्रियाज के बीटा सेल से बाज वायरसेस को बड़ी मोहब्बत होती है, तो वो क्या करते हैं कि जब वो मेरी बॉडी में इन्वेड करते हैं तो वो सीधा जाके मेरे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स पे चिपक जाते, वो बन जाते हैं उस पर्टिकुलर वायरस के प्रेजेंटर सेल्स। जब वो प्रेजेंटर सेल बन जाएंगे तो अब इन पर्टिकुलर सेल्स को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। इन पर्टिकुलर सेल्स की शक्ल अब मेरे नॉर्मल सेल की तरह से रही नहीं, तो क्या होगा, मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके टी किलर सेल्स दे विल अराइव ओवर हियर एंड दे विल सेलेक्टिवली किल माय ओन सेल्स, राइट। तो जब ऐसा होगा तो फिर भी मेरे पैंक्रियाज के तमाम बीटा सेल्स मर जाएंगे, तो नॉर्मल पेरेंट्स रखने के बावजूद, राइट, पैथोलॉजिकली भी मेरा पैंक्रियाज खत्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट। तो पहले हमने क्या बात देखी थी कि मेरे पास स्मॉल डी आया, ये थी नॉर्मल जेनेटिक बेसिस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। लेकिन अगर मेरे पास कैपिटल डी है या कैपिटल डी स्मॉल डी है, इसके बावजूद भी शुगर हो सकती है। उसकी कॉज मैंने बताई, वायरस का अटैच होना, प्रेजेंटर सेल्स का बनना और उसके ऊपर फिर टी किलर सेल्स का आके अटैक करना। इन दोनों केसेस में मेरी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाएगी। अब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी होम्योपैथिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, इवन नॉर्मल जो आपकी मेडिसिन है डायबिटीज की वो इस पे काम नहीं करेंगी। अब इसका एक ही सोल्यूशन है, वो ये कि आपको इस पर्सन को इंसुलिन ही लगानी है। तो जिसमें इंसुलिन लगानी पड़े दैट इज कॉल्ड एज टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। अब हम देखते हैं कि इसकी क्रोमोसोमल बेसिस क्या है, मीन टू से टाइप 1 की क्रोमोसोमल बेसिस क्या है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी शुड गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड।
यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ टाइप 1 की। आप देखें कि आप अपनी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को देखें तो आपको पता है कि ये मेरे पास 46 हैं। उसमें से जो मेरा क्रोमोसोम नंबर 11 है, क्रोमोसोम नंबर 11, राइट, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? जैसे मैंने बोला कि क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल डी, या इस पे लिखा है कैपिटल डी स्मॉल डी, या उसके ऊपर लिखा हुआ है स्मॉल डी, राइट। अगर आप लोगों के पास कैपिटल डी लिखा है या कैपिटल डी स्मॉल डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यू आर नॉर्मल, राइट। और अगर आप लोगों के पास स्मॉल डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यू विल बी अ जुवेनाइल डायबिटिक पेशेंट। आपको बात समझ आई? लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक जीन यहाँ पे ये वाला काम नहीं कर रहा होता। लेटेस्ट स्टडी में ये बताती है कि इस पर्टिकुलर जीन को ऑन या ऑफ करने के लिए हमारे पास और बहुत सी पॉलीमॉर्फिक जीन्स रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ जीन्स आ रही हों तो आपको पता है कि हम उन्हें पॉलीमॉर्फिक जीन्स का नाम देते हैं। और एक ऐसा करेक्टर जो इस किस्म के जीन ग्रुप से कंट्रोल हो रहा हो उन्हें हम नाम देते हैं मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट। ठीक है, आप लोगों की बुक में शुगर के साथ साथ एक और यू कैन से डिजीज का भी नाम लिखा गया है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र भी किया था, एंड दैट इज द ब्लड प्रेशर। दैट इज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर is also a multifactorial trait. It is also a MFT, multifactorial trait, right? जैसे आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों की हाइट भी एक मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट है, यानी कि अगर आपके पास लंबे होने वाला जीन है लेकिन आप लोगों को अगर आप लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे या आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल को मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन आपको पढ़ने वाला एनवायरनमेंट नहीं मिला तो आपके वो इंटेलिजेंट जीन्स आहिस्ता आहिस्ता सो जाएंगे। तो मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है डायबिटीज़ की तरह से वो भी एक मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट है। ठीक है, और इसकी मैनेजमेंट करने के लिए भी हमें भी डिफरेंट डायमेंशन से सोचना पड़ता है। गॉट द पॉइंट? अब हम चलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की तरफ। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है हमारे स्टूडेंट्स, इसे हम नाम क्या देते हैं? इसे नाम देते हैं NIDDM। इसका मतलब है कि ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब इस केस में क्या हुआ? इस पर्सन का पैंक्रियास बिल्कुल ठीक है, इस पर्सन के पैंक्रियास के बीटा सेल्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, शायद अप टू मैक्सिमम नहीं लेकिन वो इंसुलिन बना रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट्स के सेल्स दे आर नॉट लिसनिंग टू द कॉल्स ऑफ व्हाट? इंसुलिन। इंसुलिन जाके इनके डोर पे नॉक करती है कि अल्लाह की नेमत है, ग्लूकोज यहाँ से गुजर रहा है, प्लीज अलाउ इट टू कम इन। तो वो सेल्स ही ढीठ हैं उन बच्चों की तरह से कि जिन्हें उनके पेरेंट्स और टीचर कहते रहते हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो आगे से वो यही कहते हैं इन सेल्स की तरह से, ये तो रोज ही बोलते रहते हैं अपनी जिंदगी एंजॉय करो। यही बात यहाँ पर हो रही है कि ये वाले सेल्स डू नॉट लिसन टू द इंसुलिन, और अगर इंसुलिन को नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा कि हम इसे बोलते हैं कि दीज पर्टिकुलर सेल्स दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। तो फिर भी क्या करना पड़ेगा? हमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, या आप ये बोलो कि हमें उन पर्टिकुलर सेल्स की रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो वो मेडिसिन जो इंसुलिन के अलावा आपको दी जाती हैं वो बेसिकली आप लोगों के सेल्स के ढीठपन को, रेजिस्टेंस को, नॉट लिसनिंग बिहेवियर को चेंज करती हैं और फिर आपके सेल्स में ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसकी जो हमारे पास पैथोलॉजिकल बेसिस है वो सिंपल यही है मेरे पास कि रेजिस्टेंट सेल्स बिकम रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन। ठीक है, ये इसकी हमारे पास एक ही पैथोलॉजिकल बेस है। अब इस पर्टिकुलर बेस को इंक्रीज करने वाले बहुत से फैक्टर है, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे पास क्या है? ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स जो मोटापा होता है, मोटापा सेल्स को क्या करता है?
रेजिस्टेंट बना देता है। मोटापा जो है, ओबेसिटी जो है, ये सेल्स को कहती है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। हालांकि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखता माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इस पर्टिकुलर डिजीज को, जिसमें मोटापे का एक बड़ा अहम रोल है, उसमें कितने परसेंट जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो आंसर ये है कि तमाम के तमाम डायबिटिक पेशेंट्स का मैं डाटा इकट्ठा करूं तो उसमें जो 90% लोग हैं, 90% लोग वो बेसिकली NIDDM का शिकार होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है मेरे शेर पे अमल ना करना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये जो हमारी सिलेक्टिव हैबिट है कि हम बैठे रहते हैं, ना सुबह वॉक करते हैं ना शाम को वॉक करते हैं, ये चीज़ बेसिकली हमारी एनिमी है। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम एट द एज ऑफ 40 या 40 प्लस होने के क्या कहते हैं करीब, या फिर उसके बाद अगर हम इस पर्टिकुलर डिजीज से बचना चाहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा एक ही प्रिंसिपल है। वो क्या? कि ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ ग्रेडियंट फॉर द ग्लूकोज। आप अपने उन दरवाजों को बंद ही ना होने दें जो ग्लूकोज को अंदर आने से रोकते हैं। तो उसका बेस्ट वे क्या है? जैसे मैंने बोला, पलटना झपटना ना, कि आप एक्टिवेट रहें। जितना आप एक्टिवेट रहेंगे उतना ही आपके सेल्स की रेजिस्टेंस टूवर्ड्स इंसुलिन रिड्यूस होगी। यू गॉट माई पॉइंट? तो एक्सरसाइज इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट सोल्यूशन टू अवॉइड व्हाट? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, राइट? इफ यू वांट टू स्टे यंग, आपको याद होगा कि मैंने एजिंग वाले टॉपिक में यही बात कही थी कि इफ यू वांट टू स्टे यंग फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका एक ही हल है, exercise. Leave sedative style, be vigilant, be active, and you will be definitely away from this particular lethargic disorder. अब हम देखते हैं एक और डिजीज को जो ना तो पैदाइश के टाइम पे हुई और ना ही आफ्टर द एज ऑफ 40 हुई, बल्कि ये एक और शुगर थी जो मेच्योरिटी के टाइम पे हो गई। देखते हैं वो क्या है। इसके लिए मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात होगी आप लोगों के साथ मॉडी की। व्हाट इज मॉडी? मॉडी है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ द यंग्स। जैसे मैंने बोला था कि अब ये पैदाइशी तौर पे भी नहीं हुई, 40 साल के बाद भी नहीं हुई, बल्कि जो ही आप लोगों की दाढ़ी मूछें उगना शुरू हुई तो आप लोगों को डायबिटीज मेलाइटस हो गई। देयरफॉर मेच्योरिटी ऑनसेट। आपको बात समझ आ रही है ना कि इसमें से कितने परसेंट लोग होते हैं? आमतौर पे 2 to 5% लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। तो एज आप लोगों की नॉर्मली कितनी होगी? ज़ाहिर है 18 से 25 ईयर्स की एज के अंदर मैं मेल की बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है फीमेल में ये एज और थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आमतौर पे इस उम्र के लोगों को भी शुगर हो सकती है, और इसका नेचर भी क्या है? ज़ाहिर है इसका नेचर भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इसकी इंफॉर्मेशन भी कहाँ है? इसकी इंफॉर्मेशन भी क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाई जाती है। अगर इस पर्टिकुलर क्रोमोसोमल जीन में एब्नॉर्मेलिटी है तो वो एब्नॉर्मेलिटी दो तरीके से हमें अफेक्ट कर सकती है। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो हमने ग्लूकोज को क्या किया था? कन्वर्ट किया था इनटू फ्रुक्टोज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ था, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, अगर ये वाला क्रोमोसोम म्यूटेट हो गया है, उसमें चेंज आ गई है, तो उसके रिजल्ट में ये वाला एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। अगर ये वाला एंजाइम अपना काम नहीं करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो यू नो वेरी वेल कि अगर ग्लूकोज मेरे सेल के अंदर भी चला गया है तब भी क्या नहीं होगा? ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा। और जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो उस कॉमन सेंस है हमारे पास पायरुवेट नहीं बनेगा। पायरुवेट नहीं बनेगा तो लिंक रिएक्शन नहीं होगा। लिंक रिएक्शन नहीं होगा तो हमारा पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए बनकर मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो पहला है मेरे पास ये वाला डिसऑर्डर। दूसरी बात मेरे पास क्या हो सकती है? आप लोगों को याद होगा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ये वाली बात की थी कि व्हाट इज बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होती है मेरे पास कि अगर मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवा रहा हूँ, पढ़ा है आप लोगों ने, एनिमेशन बनवाई आप लोगों को समझाया, आई होप आप उससे फायदा उठा रहे होंगे।
तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो थी उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास 4 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। लुक एट दिस फॉर एनिमेशन, आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ये 4 फैक्टर्स यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। ऑल्दो हमने ये वाले 4 फैक्टर्स आपको उस पॉइंट पे नहीं दिखाए थे, बिकॉज के उस टाइम पे जो हमारा फोकस था वो डायबिटीज मेलाइटस नहीं थी। अब ये जो 4 मेरे पास फैक्टर्स हैं, इनके अपने अपने रोल हैं। अगर इस क्रोमोसोम नंबर 11 के अंदर डिसऑर्डर आता है, कोई चेंज आती है, कोई म्यूटेशन आ जाती है, तो उसके रिजल्ट में हमारी ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो रही तो क्या इंसुलिन बनाने वाला मैसेंजर आरएनए बनेगा? क्या ट्रांसफर आरएनएज अपना काम करेंगे? क्या राइबोसोमल आरएनए मेरे पास बनेगा? तो जब किसी किस्म का आरएनए ही नहीं बन रहा होगा तो डेफिनेटली मेरी नेचर की सेंट्रल डॉगमा वाली मशीन ऑल टुगेदर कोलैप्स कर जाएगी और ये वाला पर्सन मेच्योरिटी के ऑनसेट होते ही डायबिटीज का शिकार हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर मैं इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को उस पर्टिकुलर डायबिटीज से कंपेयर करूं कि जो आफ्टर 40 होती है, मींस NIDDM, तो मुझे पता चलता है कि उस वाले केस में इनमें से किसी फैक्टर का कोई रोल नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ ढीठ बने हुए और इस कॉल को नहीं सुन रहे। तो मॉडी का और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का बेसिक डिफरेंस यही है, राइट, कि वहां पे प्रॉब्लम सिर्फ मेम्ब्रेन में आती है, जबकि यहाँ पे प्रॉब्लम न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हो रही है और या फिर साइटोप्लाज्म के लेवल पे प्रोटीन सिंथेसिस के लेवल पे हो रही है, बिकॉज कि हमारे पास आरएनए बन ही नहीं रहा, राइट। आई होप कि ये सारी की सारी बातें आपके माइंड में क्रिस्टल की तरह से क्लियर हो चुकी होंगी और आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते वक्त इन सारी बातों को अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे और वो जो बातें आप लोगों को मेडिसिन के साथ बताई जाती हैं कि ये किस लेवल पर काम कर रही होती हैं, आप अपने पेशेंट को ज़रूर रिलेट करेंगे और यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल क्योरर ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस। अल्लाह करे आप ऐसा ही करने में कामयाब हों, इसी दुआ के साथ और इस नसीहत के साथ कि आप अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें।